हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत बेसिकली दो भागों में विभाजित है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, जो हमें अक्सर इतिहास की किताबों में 1206 से दिखाई देता है, वर्णित मिलता है। लेकिन 1206 आते आते उससे पहले क्या घटनाएं हुई थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, इस्लामिक सत्ता स्थापित कैसे हुई हिंदुस्तान में, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना बेसिकली हिंदुस्तान में कैसे हुई और कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से व्यक्तित्व इसके पीछे थे, इसकी भूमिका में थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो घटनाओं को, जो तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के रूप में जानी जाती हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी था। अब ये गौरी कौन था? गौरी बेसिकली अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा प्रांत था, घौर भी लिखते हैं आजकल, मैप में घौर भी लिखा हुआ है किसी किसी में। और ये आता था गजनी साम्राज्य के अंतर्गत, मतलब गजनी साम्राज्य का हिस्सा था गौर। अब गजनी साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो गौर के लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र को अलग करके उसको एक राज्य के रूप में स्थापित कर लेते हैं और उसका शासक बना देते हैं मोहम्मद गौरी के बड़े भाई साहब को। अब मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई शासक था और मोहम्मद गौरी वहाँ का सेनापति। चूँकि नया साम्राज्य था, छोटा था, मोहम्मद गौरी सेनापति थे, तो वो अपने क्षेत्र विस्तार में लग जाते हैं। इसी क्रम में वो हमले शुरू कर देते हैं आसपास के क्षेत्रों पे, और जीतते जीतते हिंदुस्तान के सिंध प्रांत, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ तक पूरा साम्राज्य अपना विस्तार कर लेते हैं। इसी क्रम में क्षेत्र विस्तार करते हुए वो भारत पे भी हमला कर देते हैं, दिल्ली पे। लेकिन दिल्ली की सत्ता पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय बैठे हुए थे, जो खुद भी बहुत बलशाली और सशक्त राजा थे। और 1191 में जो आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी की तरफ से, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं इस युद्ध में, जिसे तराइन के प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 के रूप में जाना जाता है। अब हारने के बाद मोहम्मद गौरी जिंदा बच जाता है और भाग जाता है वापस गौर। पृथ्वीराज चौहान को अंदाज़ा नहीं होता है कि गौरी फिर से आक्रमण कर देगा और इतनी जल्दी आक्रमण कर देगा, किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता था। और वो क्या करता है कि वापस गौर जाके अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करता है और 1192 में दिल्ली पे फिर से आक्रमण कर देता है। अब अचानक हुआ आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान समझ नहीं पाते और वो हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बना लेता है और अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे देता है। यहाँ से पृथ्वीराज चौहान समाप्त हो जाते हैं और हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हो जाता है, इस्लामिक सत्ता स्थापित होने लगती है। अब जो क्षेत्र उसने पृथ्वीराज चौहान से जीते थे या अन्य क्षेत्र जीते थे, मोहम्मद गौरी यहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उन क्षेत्रों का शासक एक तरीके से नियंत्रण उनका अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाता है। वो उसका गुलाम था, लेकिन योग्य होने के कारण उसको उसने सेनापति बना रखा था, तो वो सूबेदार बना देता है या क्षेत्र नियंत्रक बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो भारतीय जीते हुए क्षेत्र थे उनका। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक और गौर में गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था, योग्य था, वो भी बहादुर था, तो वो भी आक्रमण करता रहता है और भारतीय क्षेत्रों को बढ़ाता रहता है और गौर साम्राज्य में मिलाता रहता है। लेकिन होता क्या है कि 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। एक युद्ध के दौरान उसकी हत्या हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है उसकी। और चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, वो स्वतंत्र हो जाता है, शासक नहीं रहा तो वो स्वतंत्र हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो वास्तविक शासक बन जाता है हिंदुस्तान के क्षेत्रों का। हिंदुस्तान के जो क्षेत्र गौर प्रांत में आते थे या गौरी के कंट्रोल में थे, उन सब क्षेत्रों का शासक अपने को घोषित कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता का वास्तविक शासक माना जाता है। इस्लामिक सत्ता का वास्तविक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इस्लामिक सत्ता को लाने वाला मोहम्मद गौरी था हिंदुस्तान में। तो मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में
सल्तनत, इस्लामिक सल्तनत स्थापित करता है जिसे दिल्ली सल्तनत के रूप में जानते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक शासक होता है उस सल्तनत का। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो यहाँ पे लिखा है कालक्रमानुसार, मैं उसे एक बार पढ़ भी देता हूँ, उससे आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके वंश गुलाम वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, जिसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, उसके मध्य। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और भागने में कामयाब रहते हैं। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है, 1192 में बाजी पलट जाती है। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य यह भी युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। षड्यंत्र रचने के आरोप में उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। गौरी के क्षेत्र जो मोहम्मद गौरी ने क्षेत्र जीते थे हिंदुस्तान के, वो अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वो वापस गौर चला जाता है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने को वास्तविक सत्ता का शासक बना लेता है, वास्तविक इस्लामिक सत्ता का शासक बन जाता है वो हिंदुस्तान में। और यहाँ से मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत पार्ट स्थापित हो जाता है। हम लोग उसकी घटनाओं को जान गए और उनके पीछे पीछे कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में जान लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक और शासकों के बारे में जो गुलाम वंश से रिलेटेड हैं। धन्यवाद।